यहाँ तक कि उदय ने उस कैंटीन में कई बार जिया की हाँ सुनने के लिए उसके सामने अपने घुटने टेके थे। जिया की तरफ से कोई जवाब ना आने पर उदय फिर से कहता है, अगर तुम्हें वहां जाने में कोई परेशानी है तो हम कोई और जगह डिसाइड कर लेंगे। जिया कहती है, नहीं ठीक है, वहीं मिलते हैं, मैं घर से निकलती हूँ और तुम भी वहां पहुंच जाओ। इतना कहते ही जिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी माया अपने चेहरे पर सवालिया निशान लिए जिया की तरफ देख रही थी। हालांकि माया ने जिया से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं किया, फिर भी जिया समझ गई थी कि माया उससे क्या जानना चाहती है। आखिर उसने उदय को मिलने के लिए हाँ क्यों कह दी। तभी जिया कहती है, अब बहुत हो गया, एक बार मिलकर सब कुछ खत्म ही कर देते हैं। इतने दिनों से वो मुझे परेशान कर रहा है और फिर पता नहीं कितने दिनों तक उसका ये सब ड्रामा चलता रहेगा। तभी माया कहती है, ठीक है मिल ले, पर मैं भी तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि ना मुझे तेरी आदत बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर कुछ भी हुआ ना तो तू वहीं का वहीं रोना शुरू कर देगी। जिया ने माया को आने से मना नहीं किया। तभी माया ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। कुछ दिन पहले ही माया ने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली थी। वो बहुत दिनों से इस गाड़ी को खरीदने के लिए अपने पैसे जमा कर रही थी, लेकिन अभी भी उसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने पर डर लगता था। इसलिए अक्सर उसकी गाड़ी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी रहती थी। दोनों अपनी अपनी जैकेट उठाकर कमरे से बाहर चले गए। तभी जिया कहती है, गाड़ी मैं चलाऊंगी। हालांकि माया को गाड़ी चलाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उसने जिया की बात का विरोध नहीं किया। सुबह सुबह का समय था और सड़कों पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दोनों गाड़ी में बैठे और उन्होंने मेन रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दी और फिर दोनों गाड़ी से यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पुराने स्टूडेंट्स को अंदर आने से नहीं रोका जाता था, इसलिए उन्हें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी और एक रजिस्टर में एंट्री करके उन्हें अंदर आने की परमिशन मिल गई। हालांकि सर्दियों की छुट्टियां पड़ रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में ज्यादा लोग नहीं थे। फिर भी कैंटीन चालू थी। जिया ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, वैसे ही सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। साथ ही माया भी यूनिवर्सिटी के दिन याद करने लगी। तभी जिया कॉरिडोर में घूमते हुए पीछे की तरफ बने गार्डन की ओर देखती है और धीरे धीरे गार्डन की तरफ चलने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सारी यादें ताजा होती जा रही थी। तभी जिया उस पेड़ के पास पहुंची जहां वो, आभा, रोशनी और उदय बैठकर दिन भर गप्पे मारा करते थे। जिया सारी चीजों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी एक पेड़ के पास खड़ी जिया दूर बैठी गिलहरी की हरकतों को देख रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, बाबू तुम आ गई। जिया ने पलट कर देखा तो उदय उसके सामने खड़ा था। उसका कद लगभग 5 फुट 10 इंच का था। उसका रंग पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा था। सच कहे तो वो 6 साल पहले इतना हैंडसम नहीं दिखता था। तुरंत जिया का दिमाग अगस्त से उसकी तुलना करने लगता है। तभी जिया खुद के विचारों को रोकते हुए उदय की तरफ देखती है और दूसरी तरफ उदय ने भी नहीं सोचा था कि जिया इतनी खूबसूरत लगने लगी है। जिया के चौड़े कंधे और पतली कमर से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। तभी उदय धीरे धीरे चलकर जिया के करीब आता है और उससे कहता है, यहाँ आकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना, तुम्हें याद है ना बाबू। जिया गुस्से से उदय को रोकते हुए कहती है, अगर तुमने एक बार और मुझे बाबू कहा ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। उदय जिया से माफी मांग लेता है। तभी जिया कहती है, तुम जो बात करने वाले थे वो बताओ और मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतना कहते ही जिया ने उसे अपनी पीठ दिखा दी। तभी उदय कहता है, जिया उस वक्त मैं अपनी सेंसेस में नहीं था, मुझे किसी ने वश में कर लिया था। जिया उदय के मुंह से निकलने वाले और शब्दों का इंतजार कर रही थी, पर इस बार उदय ने उससे कुछ नहीं कहा। जिया तुरंत गुस्से से मुड़ी और उसने उदय से कहा, मतलब तुमने ये सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है कि किसी ने तुम्हें वश में कर लिया था? तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? सच तो ये है कि मैं हूँ पागल जो तुम्हारी ऐसी बेतुकी बात सुनने के लिए यहाँ तक आ गई। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम एक नंबर के झूठे मक्कार इंसान हो। तुम मुझे किसी भी सही वजह से यहाँ नहीं बुला सकते।
उदय कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, पर यही सच है। मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी सेंसेस में नहीं था। किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया था। इस बात को समझने में मुझे 6 साल लग गए। प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें सच और झूठ के बीच का फर्क साफ साफ समझा दूंगा। जिया कहती है, ठीक है, समझाओ। उदय चुप खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बातें बनाने की कोशिश करते हुए कहता है, जिया समझने की कोशिश करो। हम दोनों कितने परफेक्ट थे। सब लोग हमारे प्यार के बारे में बातें किया करते थे। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या लोग हम पर इतना भरोसा करते? और जब मैं तुमसे इतना प्यार करता था तो मैं किसी और के साथ कैसे सो सकता था? मैं सच कह रहा हूँ जिया, ये सब कुछ ना किसी और का किया धरा है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इतना कहते ही उदय ने अपने हाथ बांध लिए। क्या उदय की मनगढ़ंत बातों पर जिया को भरोसा होगा? आगे की कहानी जानने के लिए जिया वहीं खड़ी उदय की हरकतों को घूर कर देख रही थी। फिर जैसे ही जिया ने अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही उदय ने उसको रोकते हुए उसके कमर में हाथ डाल दिया। जिया और उदय एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी जिया को उदय के हाथ की गर्माहट महसूस हो रही थी। 6 साल जिया ने अकेले ही गुजार दिए थे, लेकिन उदय के शरीर से आने वाली गंध और उसके हाथों का स्पर्श अभी भी उसके शरीर को ऐसा एहसास दिला रहा था जैसे वो इस सबसे पूरी तरह वाकिफ है। वो वही हाथ है जिन हाथों को जिया ने कभी पकड़ा था। वो वही सीना था जिस पर थक कर जिया अपना सर टिका देती थी। ये वही इंसान था जिसकी बातें जिया घंटों घंटों सुना करती थी और जिसके मजाक में जिया ठहाके लगाकर हंसा करती थी। एक पल के लिए जिया ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो सारे अच्छे पलों को याद करने लगी जो उसने उदय के साथ में बिताए थे। वो कैंपिंग की रातें जब जिया और उदय एक कंबल में ऐसे बैठे रहते थे जैसे दो अलग अलग जिस्मों में एक ही जान बसती हो। ऐसे ही नहीं, कॉलेज में मौजूद लोग उनकी प्यार की कस्में खाया करते थे। तभी जिया की तुरंत आंख खुली और वो खुद को उदय से दूर करने की कोशिश करने लगी। उदय ने फिर से उसे कसकर जकड़ लिया। जिया अब उदय के दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए जिया भी उस लम्हे में ठहर गई, लेकिन अचानक उसे उदय की बेवफाई याद आ गई और उसने जोर से उदय को धक्का दे दिया। तभी उदय कहता है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं बाबू? जिया गुस्से से उदय की तरफ देखती है और अपनी मुट्ठी बांध लेती है। अगर जिया के बस में होता तो शायद वो इसी वक्त उदय का मुंह तोड़ देती, लेकिन उसने पलटकर उदय से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर वो जादू टोना किसने किया था? उदय जिया का सवाल सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं उस इंसान का नाम नहीं बता सकता। इस बात से साफ हो गया था कि उदय झूठ बोल रहा है। तभी जिया फिर से मुंह फेर लेती है। तभी उदय कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए थोड़ी भी जगह बची है तो जिया, उसके बारे में सोचो। मैं फिर से वही जिंदगी जीना चाहता हूँ और इन 6 सालों को तुम्हारे दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। तुम इन 6 सालों में झेली हुई हर एक चीज भूल जाओगी। जिया पलटकर उदय से कहती है, अगर ये बात तुम उस वक्त कहते ना तो मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी कि शायद भरोसा कर लेती, पर अब इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को तुम बेवकूफ बनाते थे वो 6 साल पहले मर चुकी है और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, न प्यार न नफरत। उदय कहता है, जिया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? इतना कहते ही उदय घुटनों पर गिर जाता है
और उससे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बस मुझे माफ कर दो। जिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार मिलेंगे। ये पहला और आखिरी मौका मैंने तुम्हें दिया था, इसके बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उदय कहता है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। जिया उदय की बात पर गौर किए बिना आगे बढ़ने लगती है और उदय उठ खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, कहीं ये सब तुम इसलिए तो नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया? जिया को ये सुनते ही हंसी आ गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिरकार इस आदमी ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। तभी जिया पलट कर कहती है, अरे वाह, तो तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे दोगे, मेरे दोस्त के साथ हम बिस्तर हो जाओगे, उसके साथ रंगरलियां मना लोगे और फिर पलट कर तुम 6 साल बाद मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें कमरे के कोने में बैठी हुई मिलूंगी जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। ओ माय गॉड, तुम मुझे कितना बेवकूफ समझते हो। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है और होना भी चाहिए। ऐसी कमी क्या है मुझ में जो मैं किसी को प्यार नहीं कर सकती या कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता? उदय कहता है, गुस्से में मेरे मुंह से ये बात निकल गई, मुझे माफ कर दो। जिया कहती है, मैं तुम्हें माफ कर चुकी, अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, आज की बात कभी भी ऐसी हरकतें मत करना। इतना कहते ही जिया आगे बढ़ने लगी। उदय वहीं खड़ा रह गया। तभी आगे बढ़ते हुए जिया सोच रही थी कि भले ही खुद को कितना ही बुरा क्यों ना लगा हो, लेकिन उसे ये सब करना बहुत जरूरी था। कभी कभी चीजों को छोड़ देने से ज्यादा अच्छा होता है कि उनको फेस कर लेना चाहिए। खुद की और दूसरे की औकात और हिम्मत दोनों का पता चल जाता है। जिया खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। उसी कॉन्फिडेंस के साथ जिया आगे बढ़ती है। तभी एक पेड़ के पीछे से छुपी हुई माया जिया के सामने आती है और जिया से कहती है, मुझे माफ करना जिया, मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारी एक भी बात ना सुनूं, पर तुम इतनी जोर जोर से बातें कर रही थी कि आवाजें मेरे कानों तक पहुंच ही गई। जिया कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी अपने दिमाग का कूड़ा निकालने के लिए ना इंसान को पूरा जोर लगाना पड़ता है। जिया ने जानबूझकर ये बात इतनी जोर से कही ताकि उदय के कानों तक पहुंच पाए। उदय ने नजर उठाकर जिया की तरफ देखा, लेकिन अब उसके पास कोई शब्द नहीं थे जो वो जिया से कहता और वो रुक जाती। जिया माया के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई और बाहर निकलते ही वो माया से कहती है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहती, समझ लो कि ये जगह भी मेरे लिए मर गई। इतना कहते ही वो कार में बैठ गई। उदय भी गार्डन से बाहर आ चुका था और वो कार को गुजरते हुए देखता है। आज का दिन कुछ अलग ही दिख रहा था। सुबह का समय था, चारों दिशाएं केसरिया रंग की लग रही थी, सड़कें चमक रही थी, हल्की हल्की ओस की बूंदें पेड़ों के ऊपर ऐसे लगाई थी जैसे किसी ने जरी वाले डायमंड लगा दिए हों। जिया ने इससे पहले दिल्ली को इस नजर से कभी नहीं देखा था। उसे पहली बार ये सड़कें, ये नीला आसमान और सूरज की पहली किरण बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। माया ने एक बार जिया की तरफ पलट कर देखा, लेकिन वो जिया के चेहरे के भाव देखकर चुप ही रही। उसने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। उसे पता था कि इस वक्त जिया कैसा महसूस कर रही होगी। जिया ने सुना था कि गुजरते वक्त के साथ साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें भरने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। शायद ये वो मौका था जब जिया ने अपने दिमाग से पूरी तरह उदय को उखाड़ फेंका था। दूसरी तरफ माया भी सोच रही थी कि अब जब उदय का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो जिया को अगस्त के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि ये सही समय नहीं था कि वो अगस्त के बारे में फिर से जिया से बात कर पाए, क्योंकि रात भर माया ने जिया को बहुत ज्ञान दे दिया था, इसलिए वो और ज्ञान देकर उसका दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। तभी जिया माया से कहती है, माया, सड़क अभी भी खाली है, तुम चाहो तो कार चला सकती हो, तब तक मैं आभा से बात करके उसे बता देती हूँ कि आज भी मैं घर वापस नहीं आऊंगी। माया जिया की ये बात सुनकर समझ गई थी
कि आज जिया उसके ही घर पर रुकने वाली है। तभी जिया ने गाड़ी साइड में लगाई और वो उतरकर ड्राइविंग साइड की सीट पर बैठ गई और माया ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी। जिया ने अपने पर्स से फोन निकाला और आभा को फोन लगाया। फोन उठाते ही आभा कहती है, एक मैसेज तो कर देती, रात भर कहाँ थी तुम? जिया कहती है, अब ऐसी चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं आभा, मुझे पता है कि माया ने तुझे सब बता दिया था। आभा गुस्से में कहती है, हाँ माया ने मुझे बता दिया था, पर मुझे तुझसे जानना था। इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है? मुझे तेरी वैसे भी फिक्र लगी रहती है, ऊपर से वो तेरा आशिक उदय बार बार मुझे फोन करता रहता है, तो परेशानी होगी ना, मैं भी डर जाती हूँ यार। जिया धीमी आवाज में कहती है, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तभी आभा पूछती है, इसका मतलब तूने उदय से बात कर ली है? जिया अब और कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे शब्दों में आभा की बात का जवाब दे दिया। हाँ, उसने मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया था, मैं और माया उससे मिलने चले गए। फिर वहाँ कुछ देर तक उदय के साथ बहस हुई और आखिरकार मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। उसने मेरे 6 साल बर्बाद किए और आगे की जिंदगी में उसकी वजह से बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर अब उसने मुझे फोन करने की कोशिश की ना, तो शायद वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में खुद को देखेगा। आभा कहती है, चलो इसी बहाने तूने एक अच्छा डिसीजन तो लिया। तभी जिया आभा से कहती है, अच्छा मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं आज भी घर नहीं आऊंगी, मैं माया के यहाँ पर हूँ, तुझे मिलती हूँ बाद में। हालांकि आभा को अकेले घर पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जिया की बात की रिस्पेक्ट करते हुए कहती है, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, जब मन करे आ जाना घर। इतना कहते ही आभा जिया का फोन डिस्कनेक्ट करती है और यहाँ जिया अपना फोन दोबारा पर्स में रखते हुए सीट पर अपना सर टिका देती है और दिल्ली की सड़कों को देखने लगती है। सुबह सुबह का समय था, कुछ लोग रोड पर दौड़ रहे थे तो कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ चाय वाले सड़कों के किनारे थे जिनके सामने भीड़ इकट्ठा थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की आखिरी चाय बट रही हो। जिया को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने सड़क के किनारे कब चाय पी थी। तभी वो माया की तरफ देखकर बोलती है, चाय पिएगी? माया कहती है, हाँ क्यों नहीं, पर कहाँ? जिया एक चाय के ठेले के पास इशारा करती है और माया उस तरफ अपनी गाड़ी मोड़ देती है। तभी दोनों कार से उतरकर उस चाय की टपरी के पास जाते हैं और मिट्टी के कप में चाय लेते हुए रोड के किनारे बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। तभी माया जिया से कहती है, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि आज का दिन तेरे लिए सचमुच खुशी लेकर आया है। माया की बात सुनते ही जिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अपने चाय के कुल्हड़ की तरफ देखने लगती है। जिया को देखकर लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कोई गहरी बात चल रही थी। तभी जिया ने तुरंत माया से कहा, चलो घर चलते हैं। जिया के मन में अचानक कौन सा था? जिया आभा अपने रूम से बाहर आई तो वो देख रही थी कि जिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी आभा जिया से पूछती है, क्या हुआ, तो क्या सोच रही है? जिया कहती है, कुछ नहीं, वही मैं उस गाड़ी के बारे में सोच रही थी कि क्या सचमुच वो अगस्त की गाड़ी थी। आभा कहती है, पता नहीं, शायद हो सकती है। वैसे दिल्ली में ज्यादा लोगों के पास बेंटली कार नहीं है और है भी तो उस मॉडल की नहीं हो सकती क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल था। लेकिन तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच क्योंकि इतनी दूर से हो सकता है मैंने कोई और कार देखी हो। जिया कहती है, शायद तू ठीक कह रही है। तभी आभा कहती है, मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ, तेरे लिए खाना बनाना है या तू खाकर आई है? जिया कहती है, मैं खाना खाकर आई हूँ और आज मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे में जाकर सो जाती हूँ, तू खाना बना ले, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना। आभा, जिसके कारण उसने माया को घर चलने के लिए कहा था। जिया वहीं खड़ी उदय की हरकतों को घूर कर देख रही थी। फिर जैसे ही जिया चाय का कुल्हड़ और पैसे ठेले वाले को दे देती है और उसके बाद वो कार में जाकर बैठ गई।
पर माया ने जिया की परवाह किए बिना अपनी चाय खत्म की। जैसे ही माया कार के पास आई, तब उसे देखकर हैरानी हुई कि जिया पीछे की सीट पर जाकर लेटी हुई है। माया जिया से पूछती है, क्या हुआ जिया, तुम पीछे क्यों चली गई? जिया कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ लेट गई हूँ। तुम गाड़ी चला लोगी ना? माया ने जिया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी ही कार है बहन, मैं नहीं चलाऊंगी तो और कौन चलाएगा? जिया माया का कसा हुआ तंज समझ गई थी, पर उसने जवाब नहीं दिया। माया गाड़ी में बैठी और उसने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे जिया के दिल की धड़कनें धीमी होती जा रही थी। जिया ने सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन इस तरह उदय से मिलेगी और उसका असली चेहरा देखकर खुद की पसंद पर शर्मिंदगी जाहिर करेगी। पर आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उदय को क्या देखकर पसंद किया था। उदय ने जिया को कई सारे झूठ बोले थे, पर उस वक्त प्यार में पागल होने की वजह से उसने उदय की हर बात पर भरोसा किया। लेकिन जिया को हैरानी इस बात से हो रही थी कि इतने साल बाद भी वो आदमी जिया के साथ वही ट्रिक आजमाने के बारे में सोच रहा था। तभी जिया के मन में तूफान उठ रहा था। अगर बात रोशनी की नहीं होती तो शायद उदय का दिया हुआ धोखा जिया कब का भुला देती। लेकिन जिया की जिंदगी का सबसे घिनौना पल वो था जब उसे पता चला कि रोशनी उसकी सौतेली बहन है, और उसने भी जिया के साथ वही किया जो उसकी माँ ने मोहिनी के साथ किया था। जब पहली बार मोहिनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तब उसकी वजह भी रोशनी की माँ ही थी, और उसी चोट का खामियाजा मोहिनी अभी तक भुगत रही थी। और यहाँ उदय जिया को समझा रहा था कि वो किसी जादू टोने की वजह से रोशनी के साथ सो गया। वाह, क्या जोड़ी है! दोनों के दोनों ही एक नंबर के झूठे और मक्कार। जिया ने ये सोचते हुए अपने बाल नोच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिमाग को रोक क्यों नहीं पा रही है। तभी जिया को बार बार करवटें बदलते देखकर माया कहती है, जिया तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों करवटें बदल रही हो? वो भी इतनी जोर से कि पूरी गाड़ी हिल रही है। तब माया जिया का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये बेकार कोशिश किसी काम नहीं आई, क्योंकि जिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अब भी उसकी आंखों में उदय और रोशनी की तस्वीर घूम रही थी। जिया ने फिर से अपने बाल नोचे और कहने लगी, इससे तो अच्छा होता कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह दिल्ली के क्लब और पब्स में घूमकर लड़के पटाती और अपने शरीर को सुख देती। इतने सालों तक अपने दिमाग में कचरा रखकर मुझे क्या ही मिल गया? हाँ, मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ और लोग मजे कर रहे हैं। माया जिया की बात सुनकर कहती है, जिया तुझे किसी ने नहीं रोका है, तू अभी भी अपनी जिंदगी जी सकती है। जिया कहती है, पर कैसे? अपने पापा के बारे में सोचकर या उदय जैसे बेवकूफ लड़के के पीछे अपना टाइम बर्बाद करके? क्या हुआ? अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा ऐसे ही गवा दिया। इन 6 सालों में भी एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो मेरे दिमाग में ना आया हो। वैसे उस दिन तो ठीक ही कह रही थी, यही वो इंसान है जिसकी वजह से मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। एक काम करते हैं, आज ही शाम को बाहर जाते, वहां जाकर दारू पियेंगे और मजे करेंगे, तभी ये गुस्सा बाहर निकलेगा, वरना अंदर ही अंदर दिल में चुभता ही रहेगा। माया कहती है, ठीक है, जैसा तू कहे वही करेंगे। तभी जिया ने अपना सर फिर से सीट पर रख दिया और खिड़की की तरफ अपनी आंखें घुमाई और आसमान को देखने लगी। खिड़की का कांच बंद था। एक पल के लिए जिया ने कांच खोलने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर एसी के वेंट पर पड़ी और उसने अपने हाथ पीछे ले लिए और अपने आप पर हंसने लगी। कुछ ही देर बाद माया ने गाड़ी घुमाई और कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी। गाड़ी में पैदा होने वाले उछाल के साथ साथ जिया का शरीर भी उछल रहा था, पर वो वैसे ही बेजान सीट पर पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद अपार्टमेंट का गेट खुलने की आवाज आई और माया ने अपनी कार अंदर ले जाकर पार्क कर दी।
और ड्राइविंग सीट से उठते हुए माया ने पीछे का दरवाजा खटखटा कर कहा, चल उठ, हम घर पहुंच गए। जिया ने 2 बार आवाज देने के बाद कुछ हरकत की और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खुद को संभालते हुए सीधा अंदर की तरफ जाने लगी। तभी अचानक माया उसकी बहकी चाल को देखते हुए जल्दबाजी में उसकी तरफ चलने लगती है। फिर लिफ्ट के पास पहुंचते ही माया जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, जिया, क्या तू अब तक वर्जिन है? जिया खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर माया को कोई जवाब नहीं देती है। माया समझ गई थी, इसलिए लिफ्ट के अंदर जाते ही माया जिया से कहती है, क्या बात कर रही है जिया, क्या तू सचमुच अभी तक वर्जिन है? तुझे तो मंदिर में बिठा देना चाहिए। वैसे आज के समाज में इतनी शुद्ध चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। अब तो लोग बीवी भी एक्सपीरियंस वाली ढूंढते हैं ताकि आगे चलकर कोई धोखा ना हो जाए। वैसे मिस्टर अगस्त को ये जानकर अच्छा ही लगेगा, है ना? इतना कहते ही माया जिया को कोहिनी से मारने लगती है। जिया अब तक चुपचाप माया की बात सुन रही थी, लेकिन जैसे ही माया की कोहिनी जिया के हाथ पर लगी, तभी जिया ने गुस्से से माया की तरफ देखा। माया समझ गई थी कि जिया को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए माया कहती है, माफ कर दे यार, अब मैं आज रात तक अगस्त का नाम अपने मुंह से नहीं लूंगी। तेरी कसम, अच्छा विद्या कसम, सच्ची। ये सुनते ही जिया लिफ्ट से बाहर आकर माया को घूरने लगती है। तभी माया बिना कुछ करे घर का दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर कहती है, देख अब और मुंह मत बना, मैंने प्रॉमिस किया ना। इतना कहकर माया कार की चाबी टोकरी में रखते हुए टॉवल उठाकर बाथरूम की तरफ चली जाती है और जिया खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देख रही थी। जितना शोर बाहर था उतना ही शोर उस वक्त जिया के मन में भी उठ रहा था। तभी जिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी आंखों की उदासी को नहीं बदल पाई। धीरे धीरे दिन चढ़ रहा था। जिया और माया ने उस दिन की छुट्टी ले ली थी। तभी जिया एक लंबी सांस लेकर पीछे मुड़ी और सीधा किचन में चली गई। जिया को लग रहा था कि दुनिया में सब लोग खुश हैं और जिया बेमतलब में उन लोगों के लिए दुखी हो रही है जो उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। इतना दुख तो उसने अपने बाप के जाने पर भी नहीं मनाया था, फिर आज क्यों? इन सब विचारों के साथ जिया ने फ्रिज का दरवाजा खोला और अंदर रखा हुआ सारा स्नैक्स बाहर लेकर आ गई। जैसे ही माया बाथरूम से बाहर आती, तब तुरंत उसकी नजर जिया पर पड़ी और वो जिया को देखकर चौंक उठी और उसके मुंह से एक शोर की आवाज निकली, भयंकर, ये क्या है जिया? जिया चॉकलेट का डब्बा लिए हुए बैठी थी और उसका पूरा मुंह चॉकलेट से सना हुआ था। उस वक्त जिया एक छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। तभी जिया अपने मुंह में चॉकलेट लिए हुए माया से कहती है, सॉरी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ्रिज से चॉकलेट निकाल ली। माया कहती है, कोई बात नहीं, पर इतनी चॉकलेट एक साथ खाने से तेरी तबीयत खराब हो सकती है। जिया, थोड़ा ध्यान रख। जिया कहती है, मैंने अपने विचारों पर काबू रखने की बहुत कोशिश की, पर मेरा दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रिंटिंग प्रेस की तरह चलता ही जा रहा है। शायद प्रिंटिंग प्रेस भी ना एक टाइम में इतने शब्द नहीं लिख पाती होगी जितना कि मेरे दिमाग विचार पैदा करता है। माया कहती है, क्या सच में बाहर जाने का मन है? जिया कहती है, नहीं, पता नहीं माया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। इतना कहते ही जिया ने उन्हीं चॉकलेट के हाथों से अपने बाल पकड़ लिए और सारी चॉकलेट उसके बालों में लग गई। ये देखकर माया हंसने लगी और जिया को भी हंसी आ गई। फिर वो दोनों खुलकर लड़कों की बुराई करने लगी। बात करते करते जिया की नजर घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि शाम के 5 बजने वाले हैं। ठंडी के दिन होने के कारण बाहर अंधेरा होने लगा था। तभी जिया माया से कहती है, माया, 5 बजने वाले हैं, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। माया कहती है, दिल की भड़ास निकालने बैठो तो ऐसा ही होता है। जिया कहती है, हाँ ये बात तो सच है, पर आज तो हमें भूख भी नहीं लगी
माया कहती है, लेकिन अब मुझे जोर की भूख लग रही है यार। जिया अपना फोन उठाती है और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचती है। तभी माया कहती है, कुछ ऑर्डर मत करना, सब खराब ही आता है। मैं जल्दी से हम दोनों के लिए ऑमलेट बनाकर लाती हूँ। जिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और माया किचन में चली जाती है। माया के जाते ही जिया मन ही मन सोचती है, अगर वो आज भी माया के घर पर रुकी तो फिर कल ऑफिस जाने के लिए उसके पास कपड़े कहाँ से आएंगे। साथ ही रोज रोज जिया के लिए छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। इतने में माया किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में ऑमलेट की 2 प्लेट थी। जिया खाते खाते माया से कहती है, माया, मुझे अपने अपार्टमेंट में वापस जाना होगा, क्योंकि मेरा ऑफिस बैग वहीं है, इसलिए मैं निकलती हूँ। माया कहती है, पहले खाना खा ले फिर चली जाना। जिया कहती है, ठीक है। जिया खाना खाकर माया के अपार्टमेंट से निकलती है और टैक्सी बुक करके जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, तभी आभा जिया के लिए दरवाजा खोलती है और वो अंदर आते ही जिया से पूछती है, जिया, क्या अगस्त ने दिन में तुझे फोन किया? जिया आभा का सवाल सुनकर हैरान होती है और उससे कहती है, नहीं, अगस्त ने मुझे कोई फोन नहीं किया। आभा कहती है, अच्छा, मुझे लगा आज अगस्त की कार हमारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थी, शायद मेरी नजरों को धोखा होगा। आभा ये कहकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और जिया आभा की बात पर गौर करते हुए सोचने लगती है कि क्या अगस्त उसे यहाँ देखने के लिए आया था। हालांकि अगस्त को तो पता ही था कि वो माया के यहाँ गई थी। उस वक्त जिस एटीट्यूड के साथ अगस्त ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वापस आकर जिया का हालचाल पूछने की कोशिश करेगा या फिर उसका पीछा करेगा। क्या आभा